करो ना। हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा लेट के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों घर पर मतलब ये कोई आ गया था तो थोड़ा सा लेट हो गया अपने परिवार के ही लोग। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम लगभग टाइम से 10 मिनट लेट हो गए। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और जल्दी से मुझे बताइए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों। आई एम ऑडिबल, अंग्रेजी में से बोलते हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी बताओ यस और नो। और आप सभी ने जो एक नया चीज स्टार्ट किया, इससे मैं बहुत खुश हूं। नया चीज स्टार्ट ये है बच्चों कि आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से आंसर पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर देते हैं। ये चीज बच्चों कक्षा 10वीं के छात्र में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए कैसा रहा आज का दिन आपका, और कैसे आप लोगों ने पूरा दिन मेहनत किया बच्चों। आज मैंने सुबह सुबह एक मैसेज डाला था, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा रहा आप सभी का दिन आज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज हम लोग पढ़ने वाले दूसरा दिन है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का सबसे प्यारा सब्जेक्ट माना जाता है इसको 10th क्लास साइंस में। और हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे प्यारा जो हमारा है वो बच्चों बायोलॉजी है। ठीक है ना, बायोलॉजी बहुत मजा वाला चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने वाले जैव प्रक्रम में प्यारे बच्चों दूसरा दिन हमारा पोषण का आने वाला है, पार्ट 2 है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको बायोलॉजी से प्यार हो गया है, ऐसा लगता है गुरुजी बायोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। आज आपका कर्तव्य क्या बनता है, जैसे हम क्लास को स्टार्ट करें आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने सारे दोस्तों में प्यारे बच्चों शेयर करना है। जितने भी आपके ना दोस्त हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो, कहीं पर हो, बस एक चीज बच्चों आपको करना है, शेयर पर क्लिक करना है और अपने हर दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करना है। और आज मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो भी दिन भर में पढ़ना चाहते हैं, दिन भर में जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा बच्चों रूटीन बनाइए। क्या बनाइए? रूटीन। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज कम से कम दिन भर में 4 से 5 घंटे पढ़े? हाथ उठाओ। क्योंकि बच्चों अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो एक रूटीन के अनुसार से वो चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी रूटीन हम कैसे बनाएं? आप एक रूटीन बनाकर मुझे भेज दीजिए। बच्चों हमारे रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपका टाइम मैनेज होता है, किसी बच्चों को रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये रूटीन आप बनाओ खुद से। तो क्या आपने आज घर में बच्चों अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई पर दिया है? यस और नो, जल्दी से बताओ। यस गुरुजी हमने दिया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र कुमार, सुभेश कुमार, राकेश कुमार, रूपेश कुमार, अनीसा कुमारी हैं, राहुल कुमार हैं, सोनू कुमार यादव हैं, रोयल हैं, शंकर हैं। बहुत अच्छा बच्चों, आप सभी लोग इस जुनून को प्यारे बच्चों, इस जुनून को बनाए रखना, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप एक टॉपर स्टूडेंट कहलाओगे। तो चलिए, मेरे साथ लगभग 900 बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी 900 बच्चे एक एक दोस्तों को शेयर कीजिए जल्दी से, ताकि फिर 9 दूनी 1800 बच्चे लाइव हो सके, ताकि हम लोग क्लास को अच्छे से स्टार्ट करें और बहुत मजा आए। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं आज का मोटिवेशन, तो आज का मोटिवेशन ध्यान से सुनना। आज मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था ये मोटिवेशन, और बहुत शानदार मोटिवेशन था कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं तो किस्मत आपको बादशाह बना देगी। क्या बना देगी बताओ? बादशाह बना देगी। तो चलिए, कल की क्लास को आपने बहुत अच्छे से देखा था, तो प्यारे बच्चों हो जाए पहले एक छोटा सा टेस्ट, जिससे ये पता चले कि आप लोग कल की क्लास को बढ़िया से किए थे। तो क्या आप तैयार हैं? यस और नो, जल्दी से क्लास को सब लोग शेयर करके, 2 काम करना है, सभी दोस्तों में शेयर, सभी दोस्तों में अपने स्टेटस में लगा लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं चलाते आप लोग, और बच्चों क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए तो आते हैं कल के कुछ सवाल पर और देखते हैं कल के कुछ सवाल जो बच्चों उलझे से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कल के सवाल है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पहला क्वेश्चन, फटाफट पहला क्वेश्चन बताते हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? 10 में आपको 10 सही करना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, कल आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा था पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों कल आपने पढ़ा था कि पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है बच्चों परपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डॉट डॉट कहलाते हैं। वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो डॉट डॉट कहलाते हैं। तो बच्चों इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ में तैयार होते जाएंगे। वे क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है हम उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा जैव प्रक्रम। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कल के क्लास में हमने आपको नॉलेज दिया था कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है।
जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चले। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है, जिसे हम लोग Mg कहते हैं, मैग्नीशियम बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, ध्यान से देखना कि हरे है ना, हरे पौधे है ना, हरे पेड़ पौधे डॉट डॉट कहलाते हैं। जो भी हरे पेड़ पौधे हैं हम उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है कि हरे पेड़ पौधे डॉट डॉट कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले यह स्वपोषी कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कि हम इन्हें स्वपोषी कहते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था बच्चों कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, कल हमने आपको सिखाया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जैव विज्ञान के जनक कौन है? तो आज हम लोग देखेंगे कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? जल्दी बताएं, है ना। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो बच्चों, कल मैंने बताया था कि जो भी जीव हैं उनका जो शरीर बना है वो किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे सर उनका जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उत्तर होगा बच्चों कोशिका। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम लोग सेल को कहते हैं, सेल को यानी कोशिका को, सेल को कहते हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? ये जो हमारा परपोषण है ये कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों क्वेश्चन नंबर ये होना चाहिए 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। कल मैंने आपको बताया कि पोषण 2 तरह के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा परपोषण। उसमें भी परपोषण कितने तरह के होते हैं? तो परपोषण बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि परपोषण हमारे 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, है ना, 3 तरह के। पहला हमने बताया था मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि गोबर के छत्ते में कौन सी विधि पाई जाती है? कल हमने पढ़ाया था कि गोबर के छत्ते में कौन सी विधि पाई जाती है। तो गोबर के छत्ते बच्चों मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं। अगर आपने आंसर किया मृतजीवी तो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आज का कि रक्त क्या है बच्चों? रक्त क्या है बताओ? रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? दोस्तों में शेयर जरूर करना हर दोस्त को, ताकि वो भी लाइव आकर के चीजों को सीख सके, चीजों को जान सके। ठीक है ना, जल्दी से। तो बच्चों रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो हम बात करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है बच्चों। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त बच्चों एक टिश्यू है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बोलो हाँ या ना? यस सर, रक्त एक उत्तक है। तो अब बताओ कि पिछले क्लास के 10 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? 10 में से बच्चों जल्दी बताओ। 10 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया बताओ। क्योंकि बायोलॉजी में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 50% ऑब्जेक्टिव है। 50% ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकांश बच्चों का सबका आंसर 10/10 है। 10/10 है, बहुत बढ़िया बच्चों, 10/10। चलो वेरी गुड, शानदार। आइए आज के देखते हैं अमेजिंग फैक्ट को। कल का आपको फैक्ट कैसा लगा था बताओ? कल जो आप लोगों ने अमेजिंग फैक्ट देखे थे, कल जो आपने बच्चों फैक्ट्स देखे थे, फैक्ट्स आपको कैसे लगे थे? जल्दी बताओ तेजी में। फैक्ट्स कल आप लोगों ने देखा था, तो फैक्ट्स आपको कैसे लगे थे? है ना, बहुत बढ़िया गुरुजी, फैक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। 10/10 लगभग सभी के आंसर हैं, और आप सभी को बच्चों फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज देखते हैं आज के फैक्ट्स को। पहला फैक्ट है बच्चों टुडेज अमेजिंग फैक्ट। आज के अमेजिंग फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट देखते हैं बच्चों कि गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम का होता है। कितने बच्चों को मालूम था? पहला फैक्ट, आज का पहला फैक्ट बच्चों, जो गुर्दा होता है, हमारा जो किडनी होता है, हमारा जो किडनी होता है उसका भार बताओ कितना होता है? हमारा जो किडनी है बच्चों इसका भार कितना होता है? किडनी जो रक्त को शुद्ध करता है, तो छानने का काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है किडनी। ठीक है ना। अगर पूछा जाए आपसे कि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो कहना बच्चों इसका आकार होता है सेम के बीज के जैसा। सेम के बीज के जैसा, बीज के जैसा इसका आकार होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका वजन कितना होता है बच्चों, तो इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों? वजन लगभग 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम। फैक्ट नंबर दूसरा चलते हैं कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में 23 सेकंड का समय लगता है। कितने बच्चों को मालूम था ये बताओ? क्या आपको ये मालूम था कि हमारे शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन होने में, है ना, ब्लड सर्कुलेशन होने में 23 सेकंड का समय लगता है। यानी पूरा शरीर में रक्त जाने और आने में बच्चों 23 सेकंड का समय लगता है। जल्दी से बताओ। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि एक इंसान को सांस लेने में 2 सेकंड और छोड़ने में 3 सेकंड, तो टोटल 5 सेकंड लगते हैं। सांस लेने और छोड़ने में टोटल 5 सेकंड लगते हैं। वैसे मैंने बताया बच्चों कि ब्लड सर्कुलेशन में मात्र 23 सेकंड लगता है। कितने बच्चों को मालूम था?
फैक्ट नंबर तीसरा बच्चों की बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क है ना वयस्क व्यक्ति से अधिक होता है, यानी कि बच्चों का धड़कन बच्चों ज्यादा तेज धड़कता है, यानी कि हम लोगों से ज्यादा तेज बच्चों का धड़कन धड़कता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, इसकी धड़कन की गति जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारा बच्चों अगर हम देखें तो एक मिनट में हमारा धड़कन कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार बच्चों ना, 1 मिनट में 72 बार हमारा धड़कन धड़कता है, जबकि बच्चों का धड़कन इससे ज्यादा धड़कता है, बच्चों का धड़कन इससे ज्यादा धड़कता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4 आता है कि दिमाग पर शराब का असर होने में सिर्फ 6 मिनट का समय लगता है। बच्चों अगर आप सोचोगे कि शराब हमने पिया जस्ट और विदिन 1 मिनट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। शराब का असर हमारे दिमाग में होने में, शराब का असर बच्चों वाइन जिसे कहते हैं, शराब देख लो है ना, कभी नहीं पीना बच्चों, क्योंकि ये बच्चों आपको बहुत चीज को नुकसान पहुंचाता है। तो शराब का असर होने में हमारे दिमाग में कितना समय लगता है? तो 6 सेकंड का समय लगता है। ये बहुत 6 मिनट का समय लगता है। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है, बहुत अमेजिंग फैक्ट है बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। ठीक है, फैक्ट नंबर 5वां, मधुमक्खी को बम खोजने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। क्या आपने कभी सुना था? क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि सर ऐसा हो सकता है? मधुमक्खी को बच्चों, ऐसा साइंस का मानना है कि जो मधुमक्खियां होती हैं उसको बम खोजने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। क्या आपको लिए ये अचंभित बात है? क्या बच्चों आपके लिए अचंभा वाली बात है कि सर ये कैसे हो सकता है कि मधुमक्खियों को बम खोजने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है? ये बच्चों बहुत अजीब बात है ना। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक डाउट है सर, पूछना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फैक्ट चलते हैं 6 नंबर में। कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में औसतन इतनी लार बहा देता है, इतनी लार का उत्पादन करता है कि 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। देखो बच्चों, क्या बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ, हाँ या ना? क्या आपके मुंह से ऐसा लार टपकता था? देखो कौन है? आप हो बच्चों, कौन हो? आप हो। नहीं सर मैं नहीं हूं, आप हो। ठीक है, क्या आपके साथ बच्चों कभी ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति पूरे जीवन में अपने मुंह में इतना लार बना सकता है कि उससे 2 स्विमिंग पूल बन सकते हैं, 2 छोटे छोटे स्विमिंग पूल बन सकते हैं? कितना गजब का फैक्ट है ना, बताओ कितना गजब का फैक्ट है भाई साहब। मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट है ये, पसंदीदा फैक्ट है, सबसे पसंदीदा फैक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की मनुष्य के हाथ के 50% ताकत उसकी कनिष्का अंगुली ना छोटी उंगली में होती है। तो बच्चों ये जो हमारे कनिष्का होते हैं ना, हमारा जो 50% ताकत होता है, हमारा जो 50% ताकत होता है ये बच्चों कनिष्का में होता है। किसमें होता है? कनिष्का में। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का। तो बच्चों 50% जो ताकत है वो हमारी कनिष्का उंगली में होती है। मुझे ऐसा लगता नहीं है यार, साइंस का ऐसा मानना है बच्चों, साइंस का ऐसा मानना है कि मनुष्य के हाथ के 50% ताकत उसकी कनिष्का छोटी उंगली में होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, चलो एक बार आप सभी लोग दम लाकर बच्चों, सभी लोग अपने सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर करना फटाफट से, बहुत तेजी में। फैक्ट नंबर कितना था? जल्दी एक बार लगा दो सब लोग, जल्दी से जयकारा। यस सर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरा 7वां नंबर फैक्ट था ये। 8वें फैक्ट में चलते हैं। 8वां फैक्ट कहता है कि है ना हृदय, 8वां फैक्ट है बच्चों की हृदय शरीर के बाहर निकल कर भी धड़कता रहता है। हृदय बच्चों शरीर के बाहर निकल कर भी धड़कता रहता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? और जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारा जो हृदय है वो शरीर से बाहर निकलने के बाद भी धड़कता रहता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये देखिए हाथ में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर के हाथ में हृदय, उसके बाद भी ये धड़कता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमें गंध नहीं लगती है। कितने बच्चों को मालूम है ये चीज, है ना? लगभग लोगों को ये चीज मालूम होगा कि जब हम सो रहे होते हैं किसी भी चीज का हमें गंध पता नहीं चलता है कि कोई चीज कैसा है, अच्छा खुशबू दे रहा है, खराब खुशबू दे रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलता। तो जब हम सो रहे होते हैं हमें किसी भी चीज की गंध नहीं लगती। क्या ये फैक्ट आपको मालूम था? यस गुरुजी। नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर में। 10वां बच्चों लास्ट फैक्ट है हमारा कि एक व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 15,000 बार सपने देख सकता है। बच्चों कितने ऐसे लोग हो, क्या आपने कभी बच्चों, सर वृक्क का भार 1.5 केजी होता है। 1.5 केजी भार बच्चों वृक्क का नहीं होता है, मस्तिष्क का भार होता है 1.5 केजी, वृक्क का नहीं होता है। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी बच्चों, अगर 1.5 किलो का किडनी होने लगे तो सोचो क्या होगा, वो गलत चीज है। ठीक है, तो बच्चों हाँ, एक वर्ष में हम लोग 15,000 बार सपने देख सकते हैं। और बच्चों सपने कभी कभी आपको अच्छे लगते हैं और कभी कभी सपने बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो क्या आप सपना देखते हो? ठीक है बच्चों, तो कैसा रहा आज का फैक्ट, जो आपने 10 इमेजिन फैक्ट आज आप लोगों ने देखा? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है ना, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारा क्या था कि है ना गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। दूसरा बच्चों शरीर के भीतर ना के भीतर ब्लड सर्कुलेशन 23 सेकंड में हो सकता है। तीसरा बच्चों बच्चे के ना हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होता है। अगला फैक्ट है कि दिमाग पर शराब का असर होने में 6 मिनट का समय लगता है। अगला बच्चों मधुमक्खी को बम खोजने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों मनुष्य अपने जीवन काल में औसतन
इतनी लार का उत्पादन करता है कि 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। मनुष्य के हाथ की 50% ताकत उसकी कनिष्का छोटी उंगली में होती है। नेक्स्ट बच्चों, हृदय शरीर के बाहर निकल करके भी धड़कता रहता है। नेक्स्ट बच्चों, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध नहीं लगती। बहुत बढ़िया। अगला, एक व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 15,000 सपने देख सकता है। ठीक है बच्चों। एक और है क्या कि 11 नंबर भी फैक्ट है कि बच्चे के जीवन के पहले वर्ष में मानव मस्तिष्क का आकार 3 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, बच्चा जो होता है ना, बच्चा जो होता है उसके मस्तिष्क का आकार 1 साल में कितना बढ़ता है बताओ। उसके माथे का जो आकार है वो 1 साल में कितना बढ़ता है। तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो ध्यान देना उतना, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो मस्तिष्क का जो आकार है वो 3 गुना होता है। 1 वर्ष के अंदर ही उसका जो आकार है मस्तिष्क का वो 3 गुना होता है। ये सब फैक्ट जब आपको पता होगा और जब आप दोस्तों के बीच बोलेंगे, जब आप दोस्तों के बीच इस फैक्ट को बोलेंगे तो आपके दोस्त बोलेंगे भाई कहाँ से सीख कर आया है तुम, इतना अमेजिंग फैक्ट कहाँ से सीखा है आपने। तो प्यारे बच्चों ये सब नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नॉलेज है ये सब। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि बच्चों अगला फैक्ट है 12 नंबर कि आपका खून आपके शरीर के वजन का 7% होता है। बच्चों क्या आपने सोचा है कि मनुष्य के शरीर में जो खून होता है वो कितना खून होता है? जल्दी बताओ, हमारे वजन का कितना % खून होता है? कभी आपने सोचा है मन में कि सर हम इतने मतलब इतना वजन है तो कितना खून होगा? तो बच्चों ऐसा मतलब कि लगभग वैसा होता है, ये साइंस का ऐसा मानना है कि लगभग ये होता है कि हमारे वजन का 7% खून होता है। 7% खून होता है। तो आपके शरीर में कितना खून है आप निकाल कर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा बाद में कितना खून है। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं नेक्स्ट हमारा फैक्ट है 13 नंबर कि आपका बायां फेफड़ा आपके दाएं फेफड़े से 10% छोटा होता है। बताओ बच्चों ये क्या अजीब हाल है कि आपका जो बायां फेफड़ा है, जो हमारा फेफड़ा होता है बच्चों, जो हमारा फेफड़ा होता है बायां और दायां, ठीक है ना, ये हमारा दायां फेफड़ा है, ये हमारा बायां फेफड़ा है। ठीक है, तो जो बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े से कितना % छोटा होता है? बताओ कितना % छोटा होता है? तो मेरे बच्चे 10%। कितना %? 10% जो है आपका फेफड़ा छोटा होता है। अब अपने शरीर के बारे में ये सब फैक्ट जान करके कितना मजा आएगा बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से आपके फैक्ट्स खत्म हो गए। आज का फैक्ट बच्चों यही खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके फैक्ट्स थे, सारे फैक्ट को आपने देखा। अगर आपको फैक्ट पसंद आया बच्चों तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना सभी क्लास को और लाइक वगैरह करते रहना बच्चों। ठीक है आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए। कल कहां तक हुआ था बताओ? ठीक है कल हमारा कहां तक हो गया था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो बच्चों ठीक है, स्टडी रूम में मेरा फोटो नहीं है सर। बच्चों स्टडी रूम में आपका फोटो नहीं है, आपका फोटो नहीं है स्टडी रूम में, है ना? ठीक है आपके फोटो स्टडी रूम में नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जानकर नहीं बनाया। जो भी फोटो हमारे पास आया था हम उनका वीडियो बनाए और आप लोगों को बच्चों वीडियो देखकर कैसा लगा बताओ? एक जुनून पैदा हुआ अंदर में? बोलो हाँ या ना। क्या आपके अंदर उस वीडियो को देखकर एक जुनून पैदा हुआ कि सर आपने जो एक वीडियो डाला जिसमें आपने दिखाया कि बिहार के बच्चे कैसे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको देखने के बाद आपके अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए और आपको बच्चों मेहनत करनी चाहिए और उससे अधिक नंबर लाकर दिखाना, ये चीज होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा फोटो नहीं आया सर, वो कोई बात नहीं है। तो बच्चों कल हम देख रहे थे कि जितने भी पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं, जितने भी पौधे होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? तो बच्चों जितने भी पौधे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। अब हम लोग देखने वाले थे स्वपोषी के बाद पौधों ना जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके बच्चों किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, हम उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परपोषी, है ना? परपोषी क्या बोलते हैं? परपोषी, परपोषी कहते हैं। 2 तरह के जीव हैं इस दुनिया में, एक है स्वपोषी और एक है परपोषी। ठीक है, परपोषी का दूसरा नाम होता है बच्चों विषमपोषी। क्या होता है? परपोषी का दूसरा नाम होता है विषमपोषी। क्या होता है बच्चों? विषमपोषी होता है, विषमपोषी। आपको ये भी पता होगा कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं बच्चों, सबसे पहला मृतजीवी पोषण, है ना? तो मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ, है ना, प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि
पाई जाती है। उदाहरण के लिए बच्चों गोबर का छत्ता मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। तो बच्चों एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि गोबर के छत्ते में कौन सा पोषण पाया जाता है। गोबर के छत्ते में कौन सा पोषण पाया जाता है, तो कहना बच्चों कि गोबर के छत्ते में मृतजीवी परपोषण पाया जाता है, मृतजीवी परपोषण पाया जाता है। बस एक चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। तो मृतजीवी में क्या होता है कि जीव अपना भोजन बच्चों मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा बच्चों परजीवी। अच्छा, परजीवी में क्या होता है कि हम पूरी तरह से नहीं मारते, परजीवी में क्या होता है कि हम किसी जीव के शरीर में घुस जाते हैं और घुस करके उसको धीरे धीरे वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई उदाहरण आपके पास है तो बताइए, कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए बच्चों जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर प्राप्त करता हो। आप कहेंगे सर याद आ गया, जू मतलब जो माथे में ढीला होता है वो आपको पूरी तरह से नहीं मारता है, लेकिन आपके शरीर में रह करके वहां से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। आपने खटमल का नाम सुना होगा, आपने बच्चों कसकूटा का पौधा सुना होगा। आम के पेड़ में आपने कसकूटा का पौधा, देखो यहाँ पर बच्चों एक बहुत बड़ा पौधा है, बहुत विशाल पौधा है, और इसमें ये देखो छोटे छोटे यहाँ पर एक दूसरा पौधा है जो कि अपना भोजन इस पौधे से प्राप्त कर रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से या तो हमेशा के लिए रहता है या अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, समझ में आ गया। यानी कोई दूसरा जीव किसी दूसरे मतलब कि जीव के शरीर में रहेगा, या तो हमेशा के लिए या तो रहेगा, जाएगा आएगा, लेकिन उससे भोजन प्राप्त करेगा। बच्चों ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। बच्चों यह पोषण कवक, जीवाणु और कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि में, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरबेल के पौधे में कौन सा पोषण होता है। अमरबेल के पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो कहना बच्चों अमरबेल के पौधे में भी जो पोषण होता है नाम क्या है, परजीवी पोषण। क्या होता है, परजीवी पोषण पाया जाता है ना। गोल कृमि है ना, गोल कृमि आपने देखा है बच्चों, पेट में कृमि होता है, कभी हुआ है किसी को तो बताना। यस गुरुजी, पेट में कृमि होता है सर, पेट में कृमि होता है, उसे गोल कृमि कहते हैं, ठीक है। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। तो बच्चों जो परजीवी होते हैं वो कैसे पदार्थ को प्राप्त करते हैं, बताओ कैसे पदार्थ को, परजीवी जो होते हैं वो कैसे पदार्थ को प्राप्त करते हैं, तो कहना बच्चों है ना, कहना बच्चों कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलना, कैसे पदार्थ को, तो कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, कैसे पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ को, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा आता है प्राणी सम। तीसरा क्या आता है, ध्यान से देखना, प्राणी सम पोषण, ठीक है। प्राणी सम पोषण क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इसमें जीव ना तो मरा हुआ खाएगा बच्चों, देखो इसमें जीव ना तो मरा हुआ खाएगा और ना ही इसमें जीव उसके शरीर में रहकर खाएगा। क्या हम लोग हर चीज मरा हुआ खाते हैं, नहीं सर। क्या हम किसी दूसरे जीव के शरीर में घुसकर रहते हैं, नहीं सर। हम लोग सीधा सीधा उसको खाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। तो बच्चों बताओ मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, जल्दी बताओ। तो सर मनुष्य होता है प्राणी संपोषण, ना तो हम मरे हुए चीजों को सिर्फ खाते हैं और ना ही हम किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, ठीक है। आगे आता है बच्चों कि जैसे मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया इत्यादि बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं बच्चों, तो प्राणी
समपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम भी प्राणी समपोषण ही पाया जाता है, यानी अमीबा और पैरामीशियम में भी प्राणी समपोषण ही पाया जाता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना बच्चों। ठीक है, हो गया। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अधिक से अधिक बनते हैं। मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, लो बच्चों, ठीक है ना। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि भोजन की विधि के बारे में, कि जितने भी जू होते हैं, खटमल होते हैं, ये सब अपना भोजन, इसमें कौन सी विधि पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेढक में बच्चों, मेढक में या मनुष्य में या बच्चों किसी जानवर में कौन सी विधि पाई जाती है। या नंबर 3 में पूछा जाए बच्चों कि अमरबेल का पौधा, क्या पूछा जाए, अमरबेल का पौधा, अमरबेल या फिर ऐसे बच्चों है ना अमरबेल या कसकूटा का पौधा, कसकूटा का आम के पौधे में आपने पतला पतला आपने लसना पतला पतला आपने देखा बच्चों, लत्ती की तरह होता है आम के पौधे में, अभी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, जू और खटमल दूसरे के शरीर में रहते हैं तो हम इसे बोलते हैं प्राणी है ना, क्या बोलते हैं, परजीवी बच्चों, क्या बोलते हैं, परजीवी, यानी दूसरे जीव पर निर्भर है, परजीवी। मेढक जो है ये बच्चों प्राणी सम, ये क्या है, प्राणी सम, ये है, इसमें होता है प्राणी समपोषी। अगला आता है अमरबेल और कसकूटा, ये भी बच्चों किसी के शरीर में ही रहते हैं तो हम इसे भी कहते हैं बच्चों परजीवी। क्या बोलते हैं, हम इसे भी परजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और जितने बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, बैक्टीरिया और कवक बच्चों। बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो होते हैं और कवक होते हैं जो मरे हुए चीजों को खाते हैं ना, बैक्टीरिया कवक ये सब जो है ना। या फिर गोबर का छत्ता बच्चों, गोबर का छत्ता, तो इन सभी में पाया जाता है, सबसे पहला मृतजीवी बच्चों। क्या होता है, मृतजीवी, इसमें होता है मृतजीवी, यहाँ आपका मृतजीवी हो जाएगा। क्या होता है, मृतजीवी होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो आपको क्या लगता है गुरुजी कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा बच्चों बहुत आसानी से, यस और नो, यस सर, बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ना है बच्चों, जल्दी बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, आपने सुना होगा कि हरे पेड़ पौधे बच्चों स्वपोषी होते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या बोलते हैं, है ना। हरे पेड़ पौधे की भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, बोलो, भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना आप सभी लोग कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने की विधि को हम क्या बोलते हैं, भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो गुरुजी हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण बच्चों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से यहां जानोगे कि प्रकाश संश्लेषण सर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन कैसे बनता है। तो बच्चों आप मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृक्ष है, बच्चों वृक्ष में आपको पता होगा कि इसमें एक चीज होता है, वृक्ष की पत्तियों में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहली बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो कहना बच्चों क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं बच्चों, वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो वायुमंडल से जल्दी बताओ क्या लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेकर, और सूर्य के प्रकाश से, है ना, सूर्य का प्रकाश होता है, वायुमंडल का CO2 होता है, और साथ में बच्चों क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट में भोजन कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। वातावरण से क्या लेते हैं, CO2, सूर्य से क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से लेते हैं सूर्य का प्रकाश। और बच्चों भूमि से क्या लेते हैं बताओ, भूमि से, जमीन से क्या लेते हैं, जमीन से, तो बच्चों जमीन से लेते हैं, जल्दी बताओ, जमीन से लेते हैं जल। क्या लेते हैं बच्चों, जल, H2O, जल एवं खनिज लवण, जल एवं
खनिज लवण ये जमीन से लेते हैं और इसको लेकर के बच्चों भोजन प्राप्त, है ना, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन के रूप में आप पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो आप कहोगे सर भोजन के रूप में पेड़ पौधे बनाते हैं ग्लूकोज। बच्चों क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। भोजन के रूप में पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12 और O6। तो भोजन के रूप में बच्चों क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो भोजन के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो इसी विधि को एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, क्लोरोप्लास्ट में भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं। अपना क्या करते हैं बच्चों? भोजन बनाते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेते हैं, जिसको हम पहले से ही लिख कर लाए हैं। बच्चों पहला क्या है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश इसको अगर हम तोड़ते हैं दो चीज में, तो एक यहां से होता है प्रकाश और दूसरा होता है संश्लेषण। बच्चों यानी कि प्रकाश का संश्लेषण होता है। प्रकाश का क्या होता है बोलो? प्रकाश का संश्लेषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है ग्रहण, यानी प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। बच्चों हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता किसमें होती है, तो कहना बच्चों हरे पेड़ पौधों में। हरे पेड़ पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? तो कहना बच्चों प्रकाश संश्लेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बच्चों कि कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। याद रखना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे। सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बच्चों क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर आप पत्तियों को आप तोड़ोगे तो देखना उसके बीच से निकलता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पत्तियों को तोड़ोगे तो ठीक है। तो मैंने बोला कि कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं? या तो बच्चों मृतजीवी कहलाएंगे या तो परजीवी। जैसे गोबर का छत्ता में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये मृतजीवी होते हैं। अमरबेल का पौधा बच्चों जो कि परजीवी होता है। यहाँ देख सकते हैं अमरबेल का पौधा। एक बच्चों कोई पेड़ है और इसके ऊपर में ये पतली पतली इतनी बच्चों इसके ऊपर में लद गए हैं कि ये इससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। क्या इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है? ये जो पतले पतले लत्ते हैं जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, क्या हो रहा है? नहीं सर, ये अपना भोजन यहीं से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे बच्चों परजीवी या मृतजीवी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बताएं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है बताओ। सबसे पहले ये समझो कि भोजन बनाने की विधि को, हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं इस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों पहले ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। अगर पहले आप ये जान गए तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आप एक हरे पौधे की बात करें तो सबसे पहले उसे क्या क्या चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करने के लिए नंबर 1 सबसे पहले जरूरी है बच्चों सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब होती है? तो वो दिन में होती है। बिना सूर्य के प्रकाश की हो ही नहीं सकती। तो पहला बच्चों सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा बच्चों पहला सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा क्या होता है? पहला होता है सूर्य का प्रकाश। दूसरा बच्चों दूसरा क्लोरोफिल। बच्चों क्लोरोफिल चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए जो कि पत्तियों में पाया जाता है। हरा, पत्तियों में हरा होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। और चौथा क्या होता है बच्चों? चौथा होता है जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखें या प्रकाश संश्लेषण के लिए
कच्चे पदार्थों का नाम लिखें तो क्या आप लिख पाओगे? एक बार मुझे बता दो हाँ या ना। यस, मुझे पूरा भरोसा है अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक पदार्थ हैं तो आप बता देंगे कि सर उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा बच्चों क्लोरोफिल चाहिए, और तीसरा हमारा CO2 है ना, CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा बच्चों खनिज लवण। आइए इसी चीज को मैं लिख कर रखा हूं, ध्यान से समझते हैं बच्चों कि चार आवश्यक चीज क्या क्या चाहिए। पहला बच्चों सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिलता है, दूसरा पर्णहरित या इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं दूसरा, तीसरा बच्चों में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और चौथा चाहिए H2O एवं है ना खनिज लवण। ये चार चीजें चाहिए। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखें। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बच्चों याद है? हाथ उठाओ जल्दी से, ठीक है ना। सर बादलों वाले दिन कैसे होगा? जल्दी हाथ उठाओ, कितने ऐसे बच्चे जिनको परिभाषा पहले से याद है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? अगर नहीं याद है बच्चों तो 2 मिनट के अंदर आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद होने वाली है। आइए हम लोग याद करते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। समझते हैं बच्चों, हमने बोला कि सबसे पहले तो यह भोजन बनाने की विधि है बच्चों, ध्यान देना। उत्तर प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिस प्रक्रिया के द्वारा यानी जिस विधि द्वारा भी बोल सकते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को, उसी प्रक्रिया को यानी उसी प्रक्रिया को भी आप बोल सकते हैं, या अगर अच्छे से बोलना है साइंस की भाषा में तो उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस इतना है बच्चों। बोलो याद हुआ? बोलो याद हुआ? जल्दी बोलो याद हुआ। दोस्तों में शेयर जरूर करना, जल्दी शेयर करो फटाफट से, सब फटाफट सभी दोस्तों में शेयर करो और जल्दी बताओ याद हुआ? यस सर। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस प्रक्रिया में अब इसमें क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सॉरी बच्चों, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल बच्चों CO2 और H2O की मदद से, H2O या फिर बोल सकते हैं H2O एवं खनिज लवण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों 2024 के लिए MVBI प्रश्न है जहां आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लिख दोगे मुझे बता दो। यस सर बता देंगे, ठीक है। चलो बच्चों, ये था प्रकाश संश्लेषण के बारे में परिभाषा जो आप लोगों ने अच्छे से याद किया कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा ना, हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। आप ऐसे ही बोल सकते हो या ऐसे बोलना है बच्चों। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। बच्चों एग्जाम में इसका समीकरण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? समीकरण। तो कितने बच्चों को याद है? ध्यान देना। समीकरण बच्चों प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है कि सबसे पहले हमें 2 चीज चाहिए, है ना, हमें 2 चीज चाहिए। एक तो बच्चों हमें चाहिए CO2, क्या चाहिए, है ना, हमें भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा जल चाहिए। बच्चों हमें चाहिए CO2 और प्लस में H2O, 2 चीजें चाहिए, है ना। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। और एक चीज चाहिए बच्चों क्लोरोफिल, एक चाहिए क्लोरोफिल। तो हमें क्या क्या मिलेगा बताओ? क्या क्या मिलेगा बताओ? क्या क्या मिलेगा? इसके बाद हमें जो मिलेगा, है ना, अगर जो हमारा मिलेगा बच्चों वो हमारा बनेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा जल्दी बताओ बच्चों? क्या मिलेगा? ग्लूकोज। तो हमें मिलेगा ग्लूकोज यानी कि C6। ग्लूकोज का मतलब है कि C6 H12 और O6 मिलेगा। प्लस में बच्चों, प्लस में हमारा जल भी मिलता है, फिर हमारा वाष्प के रूप में जल भी निकलता है, जल भी निकलता है। और बच्चों फिर प्लस में निकलता है हमारा ऑक्सीजन। फिर क्या निकलता है जल्दी बताओ? फिर क्या निकलता है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में? क्या निकलता है और क्या निकलता है और क्या निकलता है? और बच्चों इसमें निकलता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए ध्यान से देखना, संतुलित करने के लिए ये हमारा 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। और इसमें तो हमारा कुछ लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारा संतुलित भी हो गया, आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारा संतुलित भी है। तो बच्चों इस समीकरण को आपको अच्छे से याद रखना है।
इस समीकरण को आपको अच्छे से याद रखना है। यह है बच्चों प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, जो आपको खूब अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या बना, तो बच्चों हमने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, और प्लस में बच्चों जल, और ये क्या है हमारा जल है। और हमारा बना क्या क्या बताओ, बना क्या क्या, तो बच्चों सबसे पहले हमारा ग्लूकोज बना, क्या बना, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना, ठीक है ना, भोजन के रूप में। और H2O बच्चों हमारा जल भी बना, और फिर प्लस में हमारा ऑक्सीजन निकला, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में, भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो कहना है बच्चों कि भोजन के रूप में ये ग्लूकोज बनाते हैं, यानी C6H12 और O6 बनाते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों उत्पन्न मतलब कि उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, अंतिम उत्पाद होता है, फिर उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो बच्चों अंतिम उत्पाद के रूप में हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चों क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। अंतिम अगर हम देखें तो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है सर गलत हो गया सर, कहाँ गलत है बच्चों, है ना, ठीक है, तो बच्चों अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए रासायनिक समीकरण को लिखें। पहले ये बताओ, ये रासायनिक समीकरण लिख दोगे, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, तब हमारा बनता है ग्लूकोज, तब बनता है ग्लूकोज, तब बनता है जल, और तब बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, हो जाएगा। चलो सर प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ये बच्चों दिन के समय में होता है। अब ये पेड़ पौधे आपको बताएंगे थोड़ी कि आ जाओ अर्जुन भैया हम प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, क्या बताएगा पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे, सर 6H2O होगा, 6H2O होगा तो कैसे संतुलित होगा बच्चा, अगर हम देखते हैं यहाँ पर सर 6H2O होगा, अच्छा 12 दूना 24 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 और 6 12 दूना 24, ठीक है बच्चों, नहीं 6 से नहीं होगा, कार्बन 6, कार्बन देखो 6 सही है, और यहाँ देखो कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन देखो कितना है, 6 दूनी 12 और 12 24 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 और 6 12 12 24 सही है बच्चों, संतुलित है, संतुलित है, 100% संतुलित है बच्चों। आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या है तो क्या आप लिख पाओगे, मुझे बताओ जल्दी से, हाँ या ना। यस सर, यस सर, लिख पाएंगे, लिख पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों कुछ देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों जो ये हमारा ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर बच्चों ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है, तो आंसर क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है, ऑक्सीजन का संतुलन, इस पृथ्वी में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है, तो आंसर क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का संतुलन बना है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की वजह से। क्या लिखना है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से, प्रकाश संश्लेषण की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में बच्चों प्रकाश से ऊर्जा का जो होता है, सबसे पहले ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का किसका बच्चों, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। याद रखना बच्चों क्या क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं CO2, कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं, है ना, CO2 कार्बोहाइड्रेट में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में एक चीज और होता है बच्चों की H2O है ना, H2O यानी कि जल, H2O जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में क्या होते हैं बच्चों बताओ, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या ये चीज याद रहेगा आपको, क्या ये सारे टॉपिक्स आपको याद रहेंगे, यस सर, कि प्रकाश है ना, ऑक्सीजन का जो संतुलन बना होता है वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना होता है। दूसरा बात है बच्चों की प्रकाशीय ऊर्जा का इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। तीसरा बात है बच्चों की CO2 जो कार्बन है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसमें टूटता है, तो बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है या फिर ना बन जाते हैं,
और जो हमारा जल है, जल बच्चों दो चीजों में, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जब ये टूटेगा तो H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। और वो सर समीकरण गलत है आपका, सर समीकरण मिस्टेक है। कहां पर मिस्टेक है बच्चों बताओ? हाँ सर, लाइट एनर्जी क्या चेंज केमिकल एनर्जी, कहां पर गलत है समीकरण, कहां पर गलत है? 6 दूनी 12, कहां पर बच्चों गलत है? समीकरण तो सही है, कहीं मिस्टेक है क्या समीकरण बताओ? सर H2O प्रकाश प्लस क्लोरोफिल प्लस जल, सही है बच्चों। वो उल्टा देखो, ये अगर आपको लग रहा है गलत है तो अलग, ये गलत नहीं है बच्चों। आप यहां पर अगर आपको लगता है सर पहले इसको होना चाहिए था फिर इसको होना चाहिए था, तो ये अलग चीज है, ये ऐसे गलत नहीं है बच्चों। समीकरण सही है, समीकरण बोलो सही है गलत है? राइट है सर, सही है बच्चों, सही है, गलत नहीं है। सॉरी बच्चों, सॉरी, हो सकता है आप आगे पीछे आपने किया होगा, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिर्फ अब जो अगला लाइन है उसमें सिर्फ बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक चीज को याद रखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बताओ? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यह अभिक्रिया सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा पॉइंट बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में वी तो मेरे बच्चे यहां तक भी आपको टॉपिक याद है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगला आता है कि बच्चों उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। कई बार पूछा गया है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मेरे बच्चे ऑक्सीजन बनता है, याद कर लेना। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, रात में नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब नहीं होती है, बोलो कब नहीं होती है, जल्दी बताओ। तो मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब नहीं होती है, जल्दी बोलो। तो सर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब नहीं होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं होती है, रात में नहीं होती है। ठीक है, अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, एनी क्वेश्चन, अगर आपसे यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बना दोगे, यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो। क्या सारे क्वेश्चन बना दोगे? यस गुरुजी, यस गुरुजी, सारे क्वेश्चन बना दूंगा मैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि वायुमंडल का संतुलन कैसे बना होता है, तो कहना बच्चों वायुमंडल का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना होता है ना। अगला बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है आदि से अंत तक, आदि मतलब होता है शुरू, और अंत तक बच्चों कहां होता है बताओ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, तो कहना गुरुजी क्लोरोप्लास्ट में। बोलो बोलो बोलो, कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला बच्चों, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। बच्चों ध्यान देखना, जो पत्तियां होती हैं, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना मेरे बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है ना। पत्तियों को क्या कहते हैं, बोलो पत्तियों को क्या बोलते हैं, पत्तियों को क्या कहते हैं? तो बच्चों है ना, पत्तियों को, है ना, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि होता यहां पर है, क्योंकि होता यहां पर है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जो है ना पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो बच्चों है ना, तो पत्तियों को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, अंग, अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं?
क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को बच्चों हम अंगक बोलते हैं। बोलो मेरे साथ में, बोलो क्या बोलते हैं? अंगक। प्रकाश है ना, इसको अंगक बोलते हैं। तो हम इसे बोलेंगे बच्चों अंग, और इसे बोलेंगे अंगक। अंग, अंगक, अंग, अंगक, अंग, अंगक, ठीक है ना। अंग क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पत्ती में ही होता है, इसलिए पत्ती को अंग बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट को अंगक बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक होता है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्लोरोफिल बच्चों, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल, सॉरी बच्चों, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल को बच्चों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है बताओ? तो मेरे बच्चे कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बोलो। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आए, अगर यहां तक सारा मैटर समझ में आया तो जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बताओ। क्या आपको यहां तक मैटर, सर पीछे वाला आवाज नहीं था सर, समझ में नहीं आया? ठीक है, क्या समझ में नहीं आया बताओ भाई साहब? पीछे वाला नहीं है समझ में? अरे भाई साहब नहीं है समझ में? आ जाओ। हर चीज तो समझाया मैंने कि प्रकाश संश्लेषण ना, प्रकाश संश्लेषण बच्चों एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। अगला बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये हमने बताया आपको। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में, मैंने बताया आपको। आगे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं, ये भी बताया मैंने आपको। एक एक बात बच्चों, अमृत वचन है, क्या है बताओ? अमृत वचन। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगला हमने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर बच्चों सारे पेड़ पौधे को काट दो तो क्या ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं सर, अगर सारे पेड़ पौधे को काट दिया जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, है ना। हम लोग बच्चों, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक इंसान की बात करें, इंसान की बात करें तो मेरे बच्चे आप सभी को मालूम है कि एक इंसान क्या ग्रहण करता है? एक इंसान है और एक बच्चों पेड़ पौधे। तो हम लोग क्या लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं बच्चों, हम लोग ग्रहण करते हैं O2, हम लोग ग्रहण करते हैं O2 और हम लोग छोड़ते क्या है? CO2। बच्चों पेड़ पौधे क्या है ना, पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं CO2 और छोड़ते क्या है? बाहर छोड़ते हैं O2। यानी बच्चों अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो हम इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जी नहीं सकते बच्चों, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। कहते हैं यहाँ पर कि पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों में CO2 को ग्रहण CO2 को ग्रहण करती है एवं बच्चों O2 को छोड़ती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को समझ पाए? बच्चों जितने भी पत्तियां आपने देखा है, सारे पत्तियों में, है ना, जितने भी पत्तियां आपने देखा है, सारे पत्तियों में बच्चों छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको आप नहीं देख पाओगे। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं हम इसे क्या बोलते हैं? रंध्र। हिंदी में बोलते हैं रंध्र, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, है ना, स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र। इसी के द्वारा, जैसे हम लोगों के पास नाक होता है, हम लोग क्या करते हैं? नाक से श्वास लेते हैं, है ना, और छोड़ते हैं। लेकिन क्या पत्तियों में कोई नाक होता है? नहीं सर, पत्तियों में नाक नहीं होता। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और इसी के द्वारा पत्तियां क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, O2 को बच्चों छोड़ते हैं। तो ये सबको मालूम चल गया कि इसमें रंध्र होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है पत्तियों में, गैसों का आदान प्रदान ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है,
तो कहना बच्चों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों द्वारा होता है। पूछा जाए बच्चों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है? तो बच्चों कोई बच्चा लिख सकता है किस क्रिया द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में लिखना किस क्रिया द्वारा होता है। तो क्रिया का नाम है बच्चों कौन सा क्रिया? विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया, विसरण क्रिया। अब आपके मन में आता होगा सर ये विसरण क्या होता है, समझाएंगे आगे बच्चों। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर का बहाव विसरण कहलाता है। ठीक है, चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। आपने इसे समझ लिया क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। बच्चों क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ हरे रंग के जिस पौधे के पत्ते होंगे क्या सिर्फ उसी में हमारा प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? बताओ, क्या यह जरूरी है कि सिर्फ हरे रंग के जो पौधे हैं उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा? बताओ यस और नो। जो हरे रंग के पत्ती वाले पौधे हैं क्या उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस जो भी रंग का पौधा है उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों रंध्र, आप देख सकते हैं पत्तियों को एकदम जूम करके दिखाया गया है कि इस तरह से उसमें बच्चों छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? रंध्र। अंग्रेजी वाले से स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है? क्लोरोफिल अणुओं को, क्लोरोफिल के जो अणु हैं, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है। एक बार पूछा गया था कि बच्चों प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होता है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई हम लोग क्लोरोफिल को कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। दूसरा पॉइंट और याद रखना बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। एक पहला चरण जो बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में हो, यानी हम इसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा बच्चों अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी कि जब प्रकाश नहीं होता है फिर भी ये है ना, फिर भी ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में। पहला जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, दूसरा जो प्रकाश नहीं होने के बाद भी हो, तो 2 चरणों में होती है। तो बच्चों यहां से ना जाने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए, तो पहले आप इसका टेस्ट दीजिए, फिर हम आपको अमीबा पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? बताओ, आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी जितना मैंने पढ़ाया उतना जवाब देने के लिए? यस सर। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेंगे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ, आवश्यक कच्चा पदार्थ लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। आवश्यक कच्चा पदार्थ के नाम लिखें और मुझे भरोसा है कि आप लिख दोगे। दूसरा बच्चों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप लिख दोगे बच्चों। ठीक है ना, ये तो आपके बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। अब हम बात करते हैं यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 ही बनते हैं, ठीक है बच्चों, यहां से 2 बनते हैं, 1 और 2। अब यहां से हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं। पहला स्पीड में, पहला बच्चों कि ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? उत्तर है बच्चों रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? तो उत्तर है इसका कि भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे है ना उपोत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? उपोत्पाद, है ना। उपोत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं हरे पेड़ पौधे? उपोत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? तो बच्चों उपोत्पाद के रूप में हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? तो आंसर है हमारा O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? O2। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्तियों को। किसको? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्तियों को।
पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंगक हम बोलते हैं किसको, तो अंगक बोलते हैं क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को अंगक कहते हैं। आपसे यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक कहां होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक कहां होती है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक कहां होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। पूछा जाए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, हरे पेड़ पौधे या फिर कोई भी पेड़ पौधा है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, तो बच्चों गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्रों के द्वारा, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस निकलता है, आप ये कह सकते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान या उसके बाद में कौन सा गैस बनता है, तो गैस बनता है बच्चों ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई के रूप में किसे जाना जाता है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी, गलत है सर, क्या गलत है, ऑक्सीजन तो लिखा था मैंने, प्रकाश संश्लेषी इकाई बच्चों, तो क्लोरोफिल को ही प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है, क्लोरोफिल को ही प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब नहीं हो सकती है या कब होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, तो कहना बच्चों कि ये सिर्फ दिन में होती है। कब होती है, दिन में होती है। और ये कितने चरणों में होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने चरणों में होती है, तो बच्चों ये कितने चरणों में होती है, तो आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये बच्चों ये कितने चरणों में, 2 चरणों में होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, तो लिखना है बच्चों कि सबसे पहले हमें CO2 चाहिए और प्लस में H2O चाहिए, और साथ में बच्चों हमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे बच्चों क्लोरोफिल, क्या बोला था मैंने, क्लोरोफिल चाहिए, तब हमारा बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है बच्चों, तब बनता है ग्लूकोज C6H12O6, प्लस में ऑक्सीजन और लास्ट में हमारा ना प्लस में जल और बच्चों प्लस में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए याद रखना कि पहले वाले में 12 बाल्टी पानी यानी कि 12 जल होगा, यहाँ पर 6 होगा बच्चों, यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या आप इसको लिख पाओगे, यस और नो बताना, हाँ या ना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में, है ना, वातावरण से CO2 एवं भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है कि ये बहुत आसान था और आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण को पूरी तरह से समझ लिया है। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना कि है ना गुरुजी हम प्रकाश संश्लेषण को समझ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण को समझ चुके हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस को हम समझ चुके हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कि यस सर हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। यहां से चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। बहुत बढ़िया बच्चों, हो जाएगा, बताओ यस गुरुजी यस। तो इसी बात पर एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो बच्चों, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से सब लोग क्लास को एक साथ लाइक करेंगे, जल्दी से फटाफट तेजी में। यस सर यस सर यस सर यस सर, लाइक कर देंगे सर, क्लास को सब लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताना। और इसका PDF कहाँ मिलता है पता है ना। यस, अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। क्या पढ़ने वाले, अमीबा। तो बच्चों आप अपना 2 मिनट मुझे दीजिए। अमीबा बच्चों आपको पता होगा कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में या तो वो एक कोशिकीय हैं या तो बहुकोशिकीय हैं। जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने हैं हम उन्हें एक कोशिकीय बोलते हैं, और जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं हम उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। अमीबा बच्चों क्या है, अमीबा के बारे में 2-4 चीजें। यह बच्चों एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है बच्चों कि यह मृदु जलीय है। मृदु मतलब मृदु जलीय मतलब ये जल में रहने वाला है, और वो भी जल कैसा होना चाहिए बच्चों, खारा नहीं होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, यानी अच्छा मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं कि नमकीन वाला जल नहीं, मृदु जलीय जीव है।
दूसरी बात है बच्चों कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं है ना, कोई स्ट्रक्चर कोई शेप नहीं होता। अमीबा आप ऐसे करके घुमा दो, ये बन गया बच्चों अमीबा। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता, इसका कोई शेप आकार नहीं होता। ठीक है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है ना, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो बच्चों आप याद रखना, अमीबा का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं, जो लोल निकला हुआ है इस तरह से, ये इसे हम बोलते हैं बच्चों कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूट। ये जल में रहती है अमीबा, जल में। और जल में बच्चों जैसे ही कोई भोजन इसके आसपास आता है, जैसे ही कोई भोजन, मान के चलो ये एक भोजन है, ये एक भोजन है, और जैसे ही कोई भोजन इसके आसपास आता है, ये भोजन है मान लो, तो ये क्या करता है, अपने कूटपाद को, ये अपने कूटपाद को बच्चों ऐसे करके बढ़ा लेता है। ये आप देखो यहां से ऐसे मिटा दो, अपने कूटपाद के द्वारा अपने भोजन को, इसको बच्चों ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घेर लेता है, इसको धीरे धीरे करके अपने अंदर ले लेता है, भोजन को अपने अंदर अपने कूटपाद के द्वारा, अपने हाथ, मतलब ऐसे समझो ये हमारा हाथ जो है, मैं अमीबा हूं, मैं अमीबा हूं और ये हमारा हाथ है बच्चों। ऐसे करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है और फिर उस भोजन को लेके जाता है कहाँ? भोजन रसधानी में। कहाँ लेता है बताओ? उस भोजन को लेकर कहाँ जाता है? भोजन रसधानी में। और बच्चों भोजन रसधानी में जाकर के इसे तोड़ लेता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है, तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है, और फिर वहां से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है, वहां से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है बच्चों। और जो भी अनावश्यक चीज बचता है, यानी जो फालतू चीज बचते हैं लास्ट में, उसको फिर फेंक देता है, फिर उसको बच्चों इसी के द्वारा फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देता है, फिर बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, अमीबा में श्वसन किस द्वारा होता है? श्वसन पूछा जाए, श्वसन बच्चों, तो श्वसन होता है विसरण क्रिया के द्वारा। ये बाद वाला टॉपिक है, श्वसन होता है विसरण क्रिया द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है बच्चों? भोजन कैसे पकड़ता है? तो कहना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन को तोड़ता कहां पर है? तो बच्चों भोजन रसधानी। बताओ, टाइम ऐसे भी ज्यादा हो गया बच्चों, सॉरी माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया बच्चों। अब हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा हो गया, मैथ की क्लास है बच्चों, टाइम इज ओवर, टाइम ज्यादा हो गया बच्चों, टाइम ज्यादा हो गया। जितना मैंने आज पढ़ाया बच्चों, क्या आपको समझ में आया? बताओ जल्दी से, हाँ या ना। जितना आज मैंने पढ़ाया क्या आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी समझ में आया, हर बच्चे को आया समझ में? ठीक है, तो बताओ इसका पीडीएफ है ना? साउंड प्रॉब्लम है, फिर से कल बता देंगे। अमीबा बच्चों फिर से अगेन प्लीज, अमीबा फिर से कल, कल बच्चों अमीबा कल फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? बताओ। यस गुरुजी, अमीबा के बारे में फिर से कल पढ़ेंगे, क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ या ना। अमीबा के बारे में कल से हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया बच्चों, क्या आपको समझ में आया? बोलो यस और नो। यस गुरुजी, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो शुरू से मैं बात करता हूँ बच्चों, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो अमेजिंग फैक्ट हो, ये सारे कुछ हमने आज आपको पढ़ाए बच्चों। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि ये आपको 100% समझ में आया होगा। समझ में आया? यस गुरुजी, यस गुरुजी। अगर कुछ डाउट्स मन में रह गए हों तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 21 तारीख को हमारे घर में शादी है बच्चों, 21 तारीख को हमारे घर में शादी है, 21 तारीख को बच्चों हमारे घर में शादी है। आप बोलोगे सर किसकी शादी है? तो बच्चे 21 तारीख को हमारी मामी जी जो है, मामी जी है, उसकी बेटी की शादी है। और बच्चों मैं क्या बताऊं आपको, हर वर्ष जो है रक्षाबंधन के समय में उन्हीं के हाथ से राखी बांधा जाता है। ठीक है, जा रहा है? हेलो जी, हेलो 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 हेलो, साउंड में दिक्कत है क्या? ठीक है ना?
साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। चलिए बच्चों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बच्चों 21 तारीख को यानी संडे के दिन, कल मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, संडे के दिन मुझे जाना होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा जल्दी से बता दो, पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे बच्चे, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ आपको लेने के लिए बच्चों हमारे बैच को ज्वाइन करना होता है, जो बच्चों बहुत सस्ता हमारा बैच है। बताओ किसको किसको मालूम है? हमारा बैच बच्चों जो एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन पर हमारा बैच है बच्चों, है ना, जिसका नाम है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर बच्चों इस बैच को आप परचेज कीजिए। ड्रीम 450 प्लस बैच है बच्चों, जिसको पढ़ने के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है कि हम ड्रीम 450 लाएं। और बच्चों मेरा वादा है कि आपका 450 नंबर 100% आएगा, बस आप मन से पढ़ना बच्चों। ठीक है, आ जाओ। इसको आप कैसे परचेस करेंगे? ऐप पर डाउनलोड करके बच्चों वहां से कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस हमारे नंबर पर संपर्क करें बच्चों, 7700879453। ठीक है, इस पर कॉल करें, बताएं मुझे सर का ड्रीम 450 प्लस कोर्स लेना है। फीस बच्चों कितनी है? ऑफलाइन में बहुत ज्यादा, ऑनलाइन में मात्र 499 रुपए में पूरा साल बच्चों। पूरा साल आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लव यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद मैथ की क्लास में। थोड़ी देर बाद मिलते हैं बच्चों, 8:10 में बच्चों, थोड़ा लेट हो गया है तो 8:10 में पीएम में हम मिलते हैं। 8:10 8:10 में मिलते हैं। ठीक है, मैथ की क्लास है बच्चों, आओगे सब लोग? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, सब लोग आओगे ना? यस सर, यस सर, यस सर। सर भोजपुरी बोलिए, नहीं आता है मुझे बच्चों भोजपुरी बोलना। सर 499 रुपये मंथली फीस है क्या? नहीं बच्चों, नहीं 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 रे, क्या बात करते हो, इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे बच्चों। 499 रुपये में 1 साल है, 499 में 1 साल बच्चों, 1 वर्ष का फीस है, 1 वर्ष का फीस है 499। ठीक है, अपने मम्मी पापा, कल बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी पर इतना भरोसा करने के लिए। ठीक है, कल बच्चों बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया है, मुझे लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, नंबर्स नहीं बता सकता हूँ, इतने बच्चों ने कल एडमिशन लिया। आप लोग भी लेना बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों, अभी मिलते हैं 8:10 में।